एक दिन एक महिला अपने जेठ के पास फ़ोन करती है और कहती है कि भैया घर में एक कमरा है और कमरे के नीचे एक पाइपलाइन है जो कि चौक हो चुकी है और उसकी वजह से पूरे घर में दुर्गंध हो रही है। आप आ जाओ और इसे ठीक कर दो। तो उस महिला का जो जेठ था वो कहता है कि अभी तो मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, मज़दूरी के लिए जा रहा हूँ। दरअसल वो जो था वो टाइल्स लगाने का काम करता था, मिस्त्री था। तो वो कहता है कि जैसे ही मैं अपने काम से छुट्टी मिल जाएगी तब मैं तुम्हारे घर आऊँगा और उस पाइपलाइन को जो है ठीक कर लूँगा। लेकिन वो महिला बार-बार अपनी जेठ को कह रही थी कि भैया पूरे घर में जो है बहुत बुरी दुर्गंध हो गई है, आप पहले यहाँ आ जाओ और यहाँ का काम देख लो। तो ये सुनकर वो फ़ोन रख देता है। उसके बाद वो उस चौक पर चला जाता है जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने घरों में काम करवाने के लिए मिस्त्रियों को, मज़दूरों को लाते हैं। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मज़दूर मिस्त्री इकट्ठा होते हैं ताकि वहाँ से लोग उनको अपने घरों में काम करवाने के लिए ले जा सके, इसे चौक कहा जाता है। तो उस चौक पर वो जाकर खड़ा हो जाता है लेकिन उसे लगभग 1-2 घंटे का टाइम दी जाता है, उसे कोई नहीं लेकर जाता। तो वो सोचता है कि आज तो मुझे कोई लेने नहीं आया और मेरा जो है मज़दूरी भी आज नहीं बनी। तो ये सोचकर वो सोचता है कि क्यों ना छोटे भाई के घर जाकर जो बता रही थी वो काम कर दिया जाए। तो वो अपने ही छोटे भाई के घर चला जाता है और वहाँ जाकर पूछता है कि क्या परेशानी है? तो वो बताती है कि ये देखो भैया यहाँ पर एक पाइपलाइन थी जो कि चोक हो चुकी थी और जिसकी वजह से पूरे घर में दुर्गंध हो रही थी। तो जैसे ही वो देखता है वो कहता है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, पूरा गड्ढा जो है वो प्लेन है। सिर्फ यहाँ पर 3-4 टाइल्स लगानी बाकी। तो वो कहते हैं कि ये लो 1000 रुपए, तुम्हारे भैया मुझे 1000 रुपए देकर गए थे इस काम को करवाने के लिए, अब आप जानो आपको इस काम को कैसे करना। तो उसे तो वैसे भी कोई लेकर नहीं गया था, उसका तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता। उसे 1000 रुपए अपनी दिहाड़ी के मिल चुके थे, तो उसने सोचा कि सिर्फ 3 टाइल्स तो लगानी है, ज़्यादा मोटा काम नहीं है, मैं अकेला ही कर देता। तो इसलिए वो फटाफट से 1000 रुपए ले लेता है और बाज़ार जाकर 3 टाइल्स 2 बाई 2 साइज़ की ले आता है, सीमेंट ले आता है और ज़रूरत का सामान लाकर लगभग 1 डेढ़ घंटे में वे टाइल्स लगाकर वो काम पूरा करके वहाँ से चला जाता है। उसे ये पता ही नहीं था कि जिस जगह पर वो टाइल्स लगा रहा है, उस जगह के नीचे 3 टुकड़ों में एक लाश दबी हुई है। दरअसल जब वो लाश बाहर निकल कर आती है तो एक हत्या का राज खुलता है और उस हत्या का राज खुलने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस बॉडी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसको जो है 3 टुकड़ों में करके इसके घर के नीचे दफना दिया गया। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है जौनपुर। जौनपुर में एक थाना है पक्सा। पक्सा थाना क्षेत्र में एक गांव है अभय चंदन पट्टी। अभय चंदन पट्टी में रहने वाला अखिलेश चौहान, जिसने 1 बीएचके का एक फ्लैट खरीदा था और उसके लिए उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो पेमेंट का जो टाइम था वो काफी नजदीक आता जा रहा था, तो वो अपने भाई विजय को जो है फोन लगाता है। उस उसको जैसे ही वो फ़ोन लगाता है तो उसका फ़ोन जो है वो बंद आ रहा था। तो कई बार वो ट्राई करता है, उसके बाद भी उसका फ़ोन जो है वो बंद ही आ रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना भाभी के पास मैं फ़ोन कर लूँ। तो वो अपनी भाभी जिसका नाम था चमन उर्फ गुड़िया देवी, तो उसके पास फ़ोन करता है और भाभी जो है फ़ोन उठा लेती है। उसके बाद वो अपनी भाभी को कहता है कि भाभी ऐसे-ऐसे मैंने भैया के पास कई बार फ़ोन ट्राई कर लिया और उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो क्या आप मेरी प्रिया से बात करवा सकती हैं? तो गुड़िया देवी उस अखिलेश चौहान को कहती है कि तुम्हारे भैया तो काम से बाहर गए हुए हैं, गोरेगांव गए हुए हैं। दरअसल अखिलेश चौहान जो था ये टोटल 4 भाई थे। कोई राजमिस्त्री था, तो कोई टाइल्स का मिस्त्री था। तो ऐसे ही ये चारों भाई अपना मजदूरी करके अपना काम चला रहे थे। तो इसीलिए वो उसका भाई विजय भी छोटा भाई विजय भी काम के सिलसिले में ही कहीं बाहर गया हुआ था। तो उसके बाद वो फ़ोन रख देती है। तो अगले दिन फिर से जब वो अपनी भाभी के पास फ़ोन करता है, तो वो कहता है कि भाभी कि आपने मेरे भैया से बात नहीं करवाई। तो वो कहती है कि हाँ, वो रात को देर से घर आए थे और सुबह उठते ही वो कोरला जो है चले गए और वहाँ भी कुछ काम था उनको ज़रूरी, तो वो चले गए, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो ऐसे ही बहाना बनाते-बनाते वो लगभग 10 दिन निकाल देती। 10 दिन के बाद हद तो तब हो जाती है जब अखिलेश चौहान अपनी भाभी के पास फ़ोन करता है और भाभी का फ़ोन भी जो है स्विच ऑफ आ रहा था। तो उसको जो है परेशानी हो जाती है। तो वो अपने जो है बड़े भाई अजय को फ़ोन करता है
अजय चौहान को फ़ोन करता है और कहता है कि लगभग 10 दिन हो गए हैं, भैया से जो है बात नहीं हो रही थी और अब तो भाभी का भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो क्यों ना हम वहाँ पर जाकर देखें कि आखिर बात क्या है। पर हमें एक थाना लगता है पैलहार थाना क्षेत्र। वहीं पर एक इलाका है कड़ापाड़ा। वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं जहाँ पर इसका छोटा भाई विजय अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो वहाँ पर जाकर जैसे ये देखते हैं तो मेन गेट पर जो है ताला लगा हुआ था। वो ये बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि दोनों के फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों से तो भैया से बात ही नहीं हो रही थी और अब भाभी का भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और घर पर जो है ताला लगा हुआ है। तो वो आस-पड़ोस में पूछते हैं तो आस-पड़ोस के लोग कहते हैं कि हमने तो 19 जुलाई 2025 के बाद से उनको देखा ही नहीं है। तो उनको जो है थोड़ी-सी परेशानी सी महसूस होती है और वो जो है सोचते हैं कि क्यों ना कहीं और पूछताछ की जाए। तो वो सामने घर के सामने एक दुकान होती है, वहाँ पर जाकर पूछते हैं। तो दुकान वाला कहता है कि मैंने तुम्हारी भाभी को तो देखा था, हाँ, तुम्हारे भैया को तो पिछले कई दिनों से मैंने देखा ही नहीं। तो वो पूछते हैं कि भाभी को आपने कहाँ देखा था? तो वो कहते हैं कि भाभी मेरे पास आई थी एटीएम के जो पिन होता है उसको चेंज करवाने के लिए और जो वो नंबर था वो तुम्हारे भैया का ही था। तो ये सुनकर जो है उनको थोड़ी-सी हैरानी होती है कि एटीएम का पिन चेंज करवाने के लिए आई थी और तो वो अजय जो होता है वो अखिलेश को बताता है कि हाँ, कुछ दिन पहले जो है मेरे पास फ़ोन आया था भाभी का और वो कह रही थी कि घर में जो पाइपलाइन है वो चोक हो गई है, क्या आप उसको ठीक कर सकते हो? तो मैंने जो है घर पर आकर 3 टाइल्स भी वहाँ पर लगाई थी। तो जो आस-पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा थे वो सुनकर हैरान हो जाते। वो उनको बताते हैं कि यहाँ पर तो कोई पाइपलाइन है ही नहीं। तो 2 ऐसी बातें थी जो इन दोनों भाइयों को परेशान कर देती। पहली तो एटीएम का जो पिन है वो चेंज करवाया गया था, दूसरी कि यहाँ पर कोई पाइपलाइन ही नहीं है। तो वो आपस में सलाह-मशवरा करते हैं कि हो ना हो घर के अंदर ही हमें कुछ क्लू जो है वो मिल सकता है। तो वो घर का ताला जो है वो तोड़ देते हैं और जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो पूरे कमरे की वो छानबीन करते हैं, लेकिन कमरे में उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो अजय और अखिलेश दोनों भाई आपस में बातचीत करते हैं कि जहाँ तुमने टाइल्स लगाई थी उन टाइल्स को हटाकर क्यों ना हम देखा जाए, वहां पर कुछ हो सकता है। तो टाइल्स को हटाया जाता है, लगभग 3-4 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और बहुत ही बुरी दुर्गंध वहां से उठ रही थी। जैसे ही गड्ढा वो खोद रहे थे उनके सामने 3 टुकड़ों में एक लाश उनको मिलती है जो कि बुरी तरीके से जो है सड़ चुकी थी और उसी की दुर्गंध जो पूरे घर में फैल चुकी थी। की बात जो है वो पुलिस स्टेशन में जो पास का पुलिस स्टेशन था वहाँ पर जानकारी देते हैं। पुलिस की टीम आती है, लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। उसके बाद वो अजय और अखिलेश के बताए हुए बयान के ऊपर उनकी भाभी यानी कि गुड़िया देवी को जो है ढूँढने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो कहाँ गायब है और उसका फ़ोन भी जो है स्विच ऑफ आ रहा। पुलिस के द्वारा लगभग 7 टीमों का जो है गठन कर दिया जाता है गुड़िया देवी को ढूंढने के लिए। तो पुलिस जो है इसकी बैक हिस्ट्री में जाती है गुड़िया देवी की। दरअसल जो विजय चौहान था इसकी शादी गुड़िया देवी से लगभग 8 साल पहले हुई थी। ये जो गुड़िया देवी है ये जोफ्राबाद का एक जगह है होस वहाँ की रहने वाली और इसकी शादी लगभग 8 साल पहले विजय के साथ हुई थी। विजय जो है ये अपना मज़दूरी का काम करता टाइल्स-वाइल्स लगाता था, जो भी इसका काम था और ये मुंबई में ही रहता था और जो ये गुड़िया देवी थी ये अपने ससुराल रहती थी यानी कि विजय का जो जन्म स्थान था उसका जो घर था वहाँ पर। लेकिन जब ये कुछ टाइम बाद जैसे कि 15-20 दिन में गुड़िया से मिलने आता था, अपने घर आता था, अपने माता-पिता के पास आता था, तो गुड़िया देवी इस पर प्रेशर बनाती थी कि आप मुझे जो है अपने साथ मुंबई ही क्यों नहीं रख लेते। अ, तो विजय जो है वो गुड़िया को कहता है कि कोई नहीं, अगली बार जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे वहाँ रहने का इंतज़ाम करके आऊँगा और तुम अपना सामान पैक करके रखना, तुम्हें मैं अपने साथ ले चलूँगा। तो जैसे ही ये मुंबई जाता है, ये चारों भाई उस टाइम तो एक साथ रहते थे। उसके बाद ये अपने और भाइयों को कह देता है कि मेरी पत्नी यहाँ आने के लिए कह रही है और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखूँ। इसलिए आप जो अपना इंतज़ाम है रहने का वो कहीं और कर लीजिए। तो ये जो है उस टाइम अपनी पत्नी को अपने साथ ले आता है। इनका बेटा भी हो जाता है और इस टाइम पे जो इनका बेटा था वो लगभग 6 से 7 साल का था। तो पुलिस जो है गुड़िया देवी की जांच में भी जुटी हुई थी और उसका जो है व्हाट्सएप अचानक से चालू हो जाता है
और पुलिस की टीम जो है पुणे से गुड़िया देवी को गिरफ्तार कर देती है और जैसे ही उसको गिरफ्तार करती है तो तुरंत ही उससे बिना देरी के पूछताछ शुरू कर दी जाती है कि आखिर पूरा मामला है क्या, तुम कहाँ गायब थी और तुम्हारे पति को जो है तुमने ऐसे मार के घर के नीचे क्यों दफनाया था। तो गुड़िया देवी पुलिस को बताती है कि अ, 8 साल छोटा मुंह नाम का लड़का बीएससी आईटी का छात्र एक है, मुन शर्मा नाम का, जिसका उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी के प्रेम प्रसंग के चलते उसने अपने पति यानी कि विजय चौहान की हत्या की। पुलिस जो है उससे ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि हत्या तुमने पहले की थी, गड्ढा पहले खोदा था, उसके बाद तुमने लाश को दफनाया था या पहले उसको 3 टुकड़ों में काटा था, पूरा मामला हमें बताओ। कुकड़िया जो है बातों को घुमा रही थी। 23 जुलाई 2025 को उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद उनको 5 दिन के रिमांड के लिए भेज दिया जाता है जज के द्वारा। और 5 दिन के रिमांड में पुलिस जो है ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर मतलब जो एक-एक पहलू है इस पूरी घटना को उसको जानने की कोशिश करेगी कि क्या कुछ हुआ था। गुड़िया देवी का जो लड़का था यानी कि जो बेटा था 7 साल का, उसको विजय के जो माता-पिता उनके पास छोड़ दिया जाता है। हालाँकि उससे भी पुलिस ने पूछताछ की बच्चे की तरह ही, छोटी-छोटी बातें उससे पूछी। उन्होंने बताया कि मम्मी मुझे जो है किसी लड़के के दूसरे लड़के के पास ले गई थी और वहाँ पे हम रह रहे थे और मौज-मस्ती कर रहे थे। लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता था कि उसका पिता कहाँ है और उसकी मौत कैसे हो। या तो गुड़िया देवी ने अपने बेटे को उस टाइम पे छिपा दिया था जब उसने ये सारी वारदात को अंजाम दिया, इस बात का उस लड़के को, छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता। तो हालाँकि इस पूरे मामले की अब तक जो है यही खबर सामने आई है। इसका पूरा खुलासा अभी तक जो नहीं किया है पुलिस ने कि पूरी हकीकत इसकी क्या है कि कैसे-कैसे क्या कुछ हुआ था। अगली वीडियो मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि पूरे जो आगे की जो सच्चाई है जैसे ही पता लगेगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ऐसी सच्ची घटनाएँ आपके सामने पेश करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक और सचेत किया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सचेत रहें, जागरूक रहें, खुश रहें। जय श्री राम।